नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं मुकुल सर पीडब्ल्यू फार्मा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के 10 मिनट ट्रिक्स में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक न्यू ट्रिक एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन याद रखने के लिए। हम सबको पता है एंटीबायोटिक्स जो कि कीमोथेरेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप सिलेबस वाइज देखने जाओगे तो इसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारे सब क्लासेस है, उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटस बन जाता है। तो एक सिंपल मैकेनिज्म जिससे आपका दो टाइप का स्टडी एक साथ हो जाए, मैं ऐसा मैकेनिज्म आपके पास लेके आया हूँ। तो देखते हैं क्या है वो। तो जो भी क्लासिफिकेशन हम याद रखेंगे हमें सिंपली इसको डिवाइड करना है बेस्ड ऑन इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्योंकि फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ड्रग की फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल, जिसके अंदर ड्रग का मैकेनिज्म और उसके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये सारी चीजें आती है। उनमें से भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट किसी चीज पे हम फोकस करने की कोशिश करते हैं तो वो होता है हर एक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंटीबायोटिक्स की अगर बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स ये वो ड्रग्स होते हैं जिनको किसी एक टाइप के ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है, आइसोलेट या फिर एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई किया जाता है, और उसी को किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब ये लाइव ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग क्रिएचर्स है, तो इनको किल करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स होना जरूरी है। बस उन्हीं टारगेट्स को एक बार अगर हम फोकस कर सकते हैं, हमारा ड्रग अगर सही तरीके से उस टारगेट पे जाके बाइंड हो सकता है, तो वहां पे हमें एक्सपेक्टेड इफेक्ट जो है ये बहुत सही तरीके से मिल सकता है। तो यही बनता है उन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो चलो देखते हैं कि ऐसे कौन से टारगेट्स है और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि उस टारगेट पे एक्ट करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब बैक्टीरियाज की अगर हम लोग बात करते हैं, एंटीबायोटिक्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर बैक्टीरिया इन द नेचर। एंटीबायोटिक्स कुछ सिलेक्टेड ही एंटीबायोटिक्स है जो या तो एंटी फंगल या फिर रेयरली एंटी वायरल एक्टिविटी दिखा सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर ही अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो ये सबसे जरूरी है कि हमें बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बैक्टीरियल सेल में कौन से वो टारगेट्स है जिनको हम ड्रग से टारगेट करके उन सेल्स को किल कर सकते हैं। तो सबसे पहले टारगेट होता है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एवरी सेल होता है, दैट इज द सेल वॉल, जो कि एक एडिशनल फीचर होता है बैक्टीरियल सेल्स में जो ह्यूमन सेल्स में नहीं होता। हम सबको पता है कि ह्यूमन सेल के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, बट बैक्टीरियाज में, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, हमारे बॉडी में क्या है, अलग अलग सेल्स मिला के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिला के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन बना के सिस्टम मिलाते हैं, और सिस्टम मिलके पूरी बॉडी बनती है। तो इसमें एक हाथ दूसरी सेल की अगर डेथ हो भी जाए तो पूरी बॉडी कहीं पे हैम्पर नहीं होने वाली। बट अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एक सिंगल सेल अपनी पूरी लाइफ अकेले जीती है। तो उसकी वजह से उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया है नेचर की तरफ से, ताकि वो सेल इजीली डिस्ट्रॉय ना हो सके, कोई छोटे बहुत एनवायरमेंटल चेंजेस आए तो वो उसको सरवाइव कर जाए। तो ये सेल वॉल जो होती है ये एक स्पेसिफिक क्रॉस लिंकिंग के जरिए, जिसको हम ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन से बना हुआ, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम से बना हुआ क्रॉस लिंकिंग भी कहते हैं, ये इसको एक स्ट्रेंथ देने की कोशिश करता है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट बनता है वही जहां पे हम ऐसे ड्रग्स को डिजाइन करें कि वो ड्रग्स इस सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करे, इसकी स्टर्डिटी जो है इसको खत्म कर दे, ताकि एक बार अगर सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाए तो इजीली सेल की डेथ भी निश्चित होगी, क्योंकि सेल वॉल ही है जो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इस सेल को। तो पेनिसिलिन हो गए, सेफेलोस्पोरिन हो गए, वैंकोमाइसिन हो गए, ये कुछ ड्रग्स रहेंगे, ये इस प्रकार से टारगेट करते हैं सेल वॉल को। तो जब नया सेल वॉल बन रहा होता है तो उसके सिंथेसिस को ही ये ब्लॉक कर देते हैं, ताकि जो सेल बना है उसको सेल वॉल ही ना मिले। और अगर सेल वॉल ना मिले तो हल्के से एनवायरमेंटल चेंजेस से इजीली सेल जो है ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसके बाद में दूसरा एक मैकेनिज्म आता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंक्शन। सेल वॉल जो कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग था, उसी के अंदर जो है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर के सारे ऑर्गेनल्स को इकट्ठा एक जगह पे रख के उनको एक
स्पेसिफिक जगह पे मेंटेन रखने का काम करता है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है सेल के अंदर के सारे कंपोनेंट्स बाहर आ जाएंगे, वो पूरे बिखर जाएंगे और सेल की डेथ हो जाएगी। तो हमारे पास पॉलीमिक्सिन या फिर डैक्टोमाइसिन ऐसे कुछ ड्रग्स है। ये ड्रग्स क्या करते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं और इन पोर्स के जरिए ये जितना भी सेल्यूलर कंटेंट है ये लीक आउट हो जाता है और सेल अंदर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये होता है सेकंड मैकेनिज्म। थर्ड मैकेनिज्म आता है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स, जो कि किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहलाता है, जिसके अंदर 50S और 30S राइबोसोमल सब यूनिट नाम के दो सब यूनिट्स रहेंगे। कई इसमें 30S और 40S भी हो सकते हैं। तो ये जो बेसिकली दो सब यूनिट्स रहते हैं, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल की सर्वाइवल के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, जैसे उनकी वजह से आगे जाके mRNA का भी सिंथेसिस हो सकता है, उन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना। तो कुछ ड्रग्स ऐसे रहेंगे वो या तो 50S राइबोसोमल सब यूनिट को ब्लॉक करेंगे या तो वो 30S राइबोसोमल सब यूनिट को ब्लॉक करेंगे। इन दोनों में से किसी भी सब यूनिट को अगर टारगेट किया जाए तो जो चीज अचीव होती है वो होता है इस प्रोटीन के सिंथेसिस रिएक्शन का ब्लॉक हो जाना। और अगर एक बार ये प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाए तो जाहिर सी बात है जब आगे सेल का नॉर्मल फंक्शनिंग होगा या फिर सेल मल्टीप्लिकेशन होगा, उस टाइम पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स सेल में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, जिसके बदौलत सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और सेल की डेथ भी हो सकती है। फिर आता है चौथे फंक्शन पे, जो कि होता है इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। अब जब बारी आती है सेल के मल्टीप्लिकेशन की, तो सेल का जो भी डीएनए आरएनए रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस सेल के फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो जब भी सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर वो माइटोसिस से हो या फिर मियोसिस से हो, इसमें हम सबको पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होना एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप बनती है, क्योंकि अगर डीएनए जैसा है वैसा रेप्लिकेट ना हो तो उसकी एक सीक्वेंस चेंज भी जो है ये कंप्लीट डीएनए के फंक्शन को बदल के रख सकती है। और इसके बदौलत होगा ये कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल्स होंगे, अगर उनमें डीएनए सही तरीके से नहीं जाएगा तो न्यू सेल्स मदर सेल्स के जैसे प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती। तो कुछ टारगेट्स हम स्पेसिफिकली ऐसे सिलेक्ट करेंगे जो कि इन न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा, ताकि इसकी वजह से होने वाला जो डीएनए आरएनए सिंथेसिस है ये ब्लॉक हो जाए। तो यहाँ पे फ्लूरोक्विनोलोन्स, रिफामाइसिन्स ऐसे ड्रग्स हमारे पास है जिससे हम ये चीज कर सकते हैं, ये अचीव कर सकते हैं। फिर लास्ट मैकेनिज्म जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिक सिंथेसिस। अब ये जो डीएनए की बात हमने की, ये डीएनए आरएनए प्रोटीन्स, ये सारे के सारे जो सिंथेसिस होते हैं उसका बेसिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होता है वो होता है फोलिक एसिड। हमारे ह्यूमन सेल्स में भी डीएनए सिंथेसिस के लिए यही फोलिक एसिड इंपॉर्टेंट होता है, बट चीज ये है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर वो अपना फोलिक एसिड खुद सिंथेसाइज करते हैं और ह्यूमन सेल्स में ये अपने आप सिंथेसाइज नहीं होता। हम ह्यूमंस एक्सटर्नल सोर्स जैसे फूड हो गया या फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गया, इससे फोलिक एसिड डायरेक्टली रेडीमेड लेते हैं और उससे डीएनए सिंथेसाइज किया जाता है। बट बैक्टीरिया में पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और टेरिडीन, ये दो इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर्स के जरिए अलग अलग रिएक्शंस ऑकर होके फोलिक एसिड को सिंथेसाइज किया जाता है। तो कुछ ड्रग्स ऐसे भी रहेंगे जैसे सल्फोनामाइड हो गया, ट्राइमेथोप्रिम हो गया, ये इस कंप्लीट जो सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड है उसकी प्रोसेस को ही ब्लॉक कर देगा। और जाहिर सी बात है अगर ये फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो इसकी वजह से आगे ना प्रोटीन, ना डीएनए, ना आरएनए बन पाएगा, तो सेल का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं सक्सेसफुल होगा। तो बेटा अगर ये मैकेनिज्म्स के हिसाब से बस यहाँ पे सारे ड्रग्स आप डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करके अगर ये एक मैकेनिज्म देख लिया, आपका कंप्लीट एंटीबायोटिक चैप्टर बस एक ही डायग्राम में खत्म होगा।